नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो पेपर 1 में, पेपर 2 में या फिर किसी और एग्जाम में जो है वो हिमाचल जीके पूछी जाए। डेफिनेटली हर एक एग्जाम को जो है वो बड़े ही डिटेल से यहाँ से कवर जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर तालरा बिकेम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो तालरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, कौन से जिले में है, वो भी बात करेंगे। उससे पहले बोलते हैं कि ये अभ्यारण्य बना कब था, कब ये अस्तित्व में आया था, कब इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस जो था वो दिया गया था। तो तालरा को जो था वो 1962 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1962 में जो था वो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस जो था वो दे दिया गया था। चलो सही बात है, 1962 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाती है। परंतु ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। चलो ये भी आपको पता चल गया कि शिमला में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्थित है। अब ये इसके बारे में डिटेल लिखी गई है। परंतु एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है फैली हुई है। तो ये 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली में ही ध्यान रखना है। तो इतने में जो है ये फैली हुई है। और शिमला में ऐसी कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो शिमला में जो है वो एक दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुख्य रूप से ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, शिमला के अलावा क्या कोई और डिस्ट्रिक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है? देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलो ये पता चल गया कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बड़ी है तो छोटी भी तो कोई ना कोई होगी ही। तो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सिल्ला पीक तो सुना था, ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। पिछले कल 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था मिशन एलाइड में ही कि सोलन को मशरूम डिस्ट्रिक्ट या मशरूम सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो वो आपने सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं सरवरी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बोलते हैं कि सरवरी जो है एक नदी है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो ये किस नदी की जो है वो सहायक नदी है, ये आपने बताना है। अब देखो बात करते हैं सरवरी की कि ये किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब जब सहायक नदी जो था वो चर्चा में आई तो आपसे और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सरवरी जो है ये ब्यास की सहायक नदी है, क्या कोई प्रोजेक्ट भी है सरवरी? तो देखो सरवरी प्रोजेक्ट है। सरवरी परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की परियोजना है? तो सरवरी 2 स्टेज 2 परियोजना जो है वो 5.40 मेगावाट की परियोजना है। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को जो है ये कवर करती है। क्या हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की और भी कोई इस तरह की परियोजना पढ़ी थी आए दिनों में? तो इस तरह की परियोजना हमने पढ़ी थी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की ही, वो थी पार्वती परियोजना। पार्वती 2 परियोजना ही हमने वहाँ पर पढ़ रखी है। पार्वती 2 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की पढ़ी है हमने? वो 800 मेगावाट की पड़ी है। 800 मेगावाट की है। और पार्वती भी जो है वो आगे चलकर ब्यास नदी में ही मिलती है। और पार्वती को एनएचपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है एग्जीक्यूट? एनएचपीसी एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, आप बोलेंगे कि सरवरी का नहीं बताया कि सरवरी को कौन एग्जीक्यूट करता है। तो डीएसएल हाइड्रोवाट लिमिटेड है कोई कंपनी, डीएसएल कोई प्राइवेट लिमिटेड होगी। तो ये जो है वो इसको एग्जीक्यूट करती है 5.40 मेगावाट की परियोजना को। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्यास नदियां और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहती हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ब्यास नदी को पार्वती ज्वाइन करती है, सरवरी ज्वाइन करती है, फोजल ज्वाइन करती है और मल्लाना ज्वाइन करती है, पिन ज्वाइन करती है। तो ये सारी जो है वो किसको ज्वाइन करती हैं? ब्यास नदी को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो कवर करती है। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ही हम कवर करेंगे ब्यास की सहायक नदियों में। कुल्लू शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डिड द यूनियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो ट्रेंड चला हुआ है ना, एग्जाम होंगे जो अभी ट्रेंड आएगा
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत आसान नहीं रहने वाला है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस होंगे जो आपको बड़े ही डीप में पढ़ने के बाद मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ किताबें आपके पास हों उनमें ये क्वेश्चन हो भी ना, और हो सकता है बहुत आसान भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। परंतु हमें टफेस्ट सिचुएशन के लिए जो है वो हमेशा ही तैयार रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम कैसा भी हो, मैंने कहा है कि टारगेट क्या है, टारगेट है फाइनल मेरिट लिस्ट, वो हमारा टारगेट है। कोई प्री और मेन निकालना वो हो जाएगा, वो होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, सब कुछ होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी भी तरह से जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए, वो टारगेट है। तो उसके लिए मेरिट में टॉप में आना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बोलते हैं कि केंद्रीय संसद ने जो था, वो जो हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, हिमाचल प्रदेश का जो केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस था वो काट दिया गया था, ले लिया गया था वापस, और इसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। तो ये बनाया गया था दिसंबर 1970 को, ऑप्शन सी सही आंसर है। दिसंबर 1970 को जो था वो बना दिया गया था। एग्जैक्टली हुआ क्या था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? 18 दिसंबर 1970 को जो था वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पारित होता है, और इसमें ये कहा जाता है कि एक हिमाचल प्रदेश नामक नया स्टेट बनाया जाएगा। और फिर 25 जनवरी का दिन आता है, 25 जनवरी 1971 को जो था वो उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है, वो अनाउंस कर देती हैं कि एक हम नया स्टेट बना रहे हैं, ये भारत का 18वें नंबर का स्टेट होगा, और ये स्टेट जो है इसका नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश नाम जो है वो होगा, और हिमाचल प्रदेश नाम इसका होगा। और इससे पहले ये 1956 में जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो इसको काट दिया गया, वो स्टेटस इसका वापस ले लिया गया। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले इस तरह से हुआ था कि हिमाचल प्रदेश जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो गठन इसका हुआ था, बनाया गया था, केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था। और इस दौरान जो था वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले हुआ करते थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, और ये जिले हुआ करते थे। 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेटस दे दिया गया, और 1956 में इसको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक एग्जाम में टीजीटी नॉन मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 से लेकर कब तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था, तो 1971 तक जो था ये रहा था। ये आपको सारा डिटेल में ध्यान रखना है। इतना ध्यान रख लिए तो एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास लीव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को किस स्थान पर छोड़ती है। क्या पूछा गया है कि ब्यास नदी कहाँ पर कांगड़ा को छोड़ती है, तो ये मीरथल नामक स्थान पर, मीरथल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक स्थान है जहाँ पर ब्यास नदी जो है वो छोड़ देती है, इसको ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देती है। और ये कहाँ पर एंटर करती है उसके बाद, तो उसके बाद जो है ये अगले डिस्ट्रिक्ट, या यूँ कहिए कि पंजाब की ओर जो है वो आगे बढ़ जाती है। और आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर लगभग बहती है, तो 256 किलोमीटर जो है ये लगभग हिमाचल प्रदेश में बहती है। चलो ठीक है, इतना किलोमीटर तो ये बह लेती है। उसके बाद ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो ब्यास कुंड है, वहाँ से ये निकलती है। फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कुल्लू के बाद ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है, मंडी के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर कर जाती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये जो है वो मंडी के संधोल को छोड़कर जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर कर जाती है, और कांगड़ा को ये फिर छोड़ देती है, और कांगड़ा को मीरथल में छोड़ देती है, और उसके बाद ये आगे चलकर सतलुज नदी में ही जो है वो एक तरह से मिल जाती है। और फिर बाद में चलकर जो है ये एक बड़ी नदी बनकर जो है इंडस नदी को जो है वो ज्वाइन कर जाती है। सिंधु नदी को जो है वो बाद में चलकर बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और ज्वाइन कर जाती हैं। परंतु ब्यास नदी के बारे में जो हमने हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा वो सारा आपको पता होना चाहिए। जो नया डाटा है वो ये है कि 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। हम हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो ये लंबी नदी है। और कहाँ पर ये कांगड़ा को छोड़ती है, कहाँ पर एंटर करती है, कहाँ से निकलती है, इसकी कुल्लू की सहायक नदियाँ जानी है। सहायक नदियाँ अभी हम नहीं जानेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा नदियों को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड नियर रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हम बात कर रहे थे कि रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से जो है ये नदी निकलती है। अब बोलते हैं कि रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, अब कौन सी झील है, सॉरी। तो झीलों की जब बात की जा रही है तो हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेक्स जो है वो ऑप्शन में दी गई हैं। अब इन लेक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो इन लेक्स में आपको पता होना चाहिए पहले तो कि कौन सी लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे।
यहाँ पर दिया गया है कलासर लेक। कलासर लेक कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। रोहतांग पास कहाँ पर है? रोहतांग पास जो है वो कुल्लू को जो है वो लाहौल से जोड़ता है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है सुखसार लेक। सुखसार झील कहाँ पर है? ये भी तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और पराशर झील भी जो है वो मंडी में ही है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचता है चौथे नंबर का ऑप्शन, और यही सही ऑप्शन है, भृगु झील। भृगु झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये झील स्थित है, और रोहतांग दर्रे के लेवल पर इसी के साथ जो है वो कहीं नज़दीक ही जो है वो स्थित है। अगर आप बात करते हैं कि कुल्लू में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुल्लू में एक तो सरियोलसर झील है, कुल्लू में जो है वो मनतलाई झील है, कुल्लू में जो है वो स्त्रिंगटिंगू झील है। ये कुल्लू की लेक्स आपको ध्यान रखनी है। हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात भी कर रहे थे, वैसे कल परसों भी हमने जो था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो रिवाइज की थी। एक बार फिर से कर लेते हैं। वो ही पराशर झील है, वहाँ पर रिवालसर झील है, वहाँ पर सुखसार झील है, कुंतभ्योग झील है, कलासर झील है। ये सारी लेक्स जो है वो वहाँ मंडी में जो है वो स्थित हैं। ये आपने मंडी की ध्यान रखनी है। तो मंडी की भी हो गई, मंडी के अलावा जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमने कुल्लू भी जो है वो कवर कर लिया। और रोहतांग टनल बनी हुई है, तो रोहतांग टनल को अटल जी के नाम पर नाम दिया गया है, तो अटल टनल इसको कहा जाता है। और ये कितने किलोमीटर लंबी टनल है? ये 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी रिसेंट में जो कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं क्वेश्चन। अब इतना काफ़ी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया है। चेंज मैंने क्यों किया है वो भी मैं बताऊंगा। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2011 का सेंसस नहीं पूछा गया है। जब पीडीएफ में क्वेश्चन आपको मिलेगा तो 2011 नहीं 2001 होगा वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो है वो कितना है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं, अक्सर पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो आपको याद हो गया है वो कितना है, वो 123 है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। परंतु आपको एग्जैक्टली जो पता होना चाहिए वो 2001 का भी पता होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर्स का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में ये कवर होगा। अब 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जो डेंसिटी थी वो थी 109। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 109 हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी थी। चलो ठीक है, 109 यहाँ की डेंसिटी थी। उससे पहले की ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1951 का ईयर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो 1951 में जो था वो हिमाचल की डेंसिटी जो था वो कितनी थी? 1951 में 43, सिर्फ 43 जो था वो हिमाचल की डेंसिटी हुआ करती थी। उसके बाद 1971 का जो सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग कितनी थी, क्योंकि 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। तो 1971 में हिमाचल की डेंसिटी 62 थी। 62 थी यहाँ की डेंसिटी। और उसके बाद जो है वो 2001 आ गया 109 थी, 2011 आ गया 123 थी। अब आप समझते हैं क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, क्या मतलब है इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर का। तो मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया कितना है, 55,673 है। ये एरिया है, ये स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो 109 लोग पहले रहते थे, और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में 123 लोग जो हैं वो रहते हैं। ये मतलब हुआ इसका, ये ध्यान रखना है आपने कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो कितने रहते हैं। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो डेंसिटी भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, घनत्व भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में वो डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला बोलते हैं हाउ मच एडिशनल ग्रीन एनर्जी द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वांट्स टू ऐड बाय 2030 अंडर स्वर्ण, यहाँ पर होगा स्वर्ण होगा स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, यहाँ पर होगा कट गए हैं कुछ अक्षर, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2021-22 का, उसके अनुसार स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के 2021 के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार
2030 तक कितनी अतिरिक्त हरित ऊर्जा जो है वो जोड़ना चाहती है, कितनी हरित ऊर्जा जो है उत्पन्न करना चाहती है, एक तरह से कहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश ने टारगेट 2021-22 का जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंग रखा था कि हमारा जो स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति है 2021 की, उसके अनुसार हम 10,000 मेगावाट एनर्जी जो है वो ऐड करेंगे, ग्रीन एनर्जी। ये आप जानिए 2030 तक। ये है स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी जो 2021 की है, उसमें स्टेट ने जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी डेवलप करने के लिए जो है वो ये टारगेट रखा है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी कहाँ से होगी, जैसे हाइड्रो एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी हो गई, तो 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जो है यहाँ से हम उत्पन्न करेंगे बाई 2030। 2030 तक जो है ये टारगेट रखा है कि हम जो है वो इतना कर लेंगे, 10,000 मेगावाट तक का ये टारगेट रखा गया है। और इसमें क्या रखा गया है, इसमें जो है देखो हिमाचल जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो टारगेट है वो ये है कि स्ट्रेटजी जो बनाई जाएगी उसमें स्टेट सेंटर और जॉइंट प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं उन सभी को जो है वो पार्टिसिपेट किया जाएगा, या फिर यूं कहिए कि इन सभी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। बस यही है यहाँ पर जो मेन है वो मैंने बता दिया। स्वर्ण जयंती पॉलिसी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसके बारे में हम इतना ही याद रखेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ पूछी जाती है उसको हम याद रख सकें और वो जो है वो बार बार रिवाइज हो सके। तो इतना काफ़ी है जी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड बाबा कांसीराम ऑफ कांगड़ा अटेंडेड द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट लाहौर। तो बोलते हैं कि बाबा कांसीराम जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के थे, इन्होंने लाहौर में जो था वो कौन सा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था जिसमें भाग लिया था, कौन से ईयर का ये अधिवेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम जब भी बात करते हैं तो हर साल जो था वो इसके अधिवेशन होते थे और अलग अलग सिटीज़ को जो था वो चुना जाता था, अलग अलग सिटीज़ को चुना जाता था और अलग अलग लोग जो था वो इसकी प्रेसिडेंटशिप जो था वो हासिल करते थे, उनके पास इसकी प्रेसिडेंटशिप जो था वो होती थी। तो बाबा कांसीराम ने 1929 का सेशन था लाहौर का जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या फिर भाग लिया था, यूँ कहिए। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसके सेशन कहाँ अप्रूव किस तरह से हुए। तो 1929 का 1929 का जो सेशन था वो सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता जो था वो की थी और इसमें जो था वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं हमारे, वैसे तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट लीडर हैं हमारे, जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए जो है अपना योगदान दिया है। परंतु गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने जो था वो 1924 का बेलगाम का सेशन था जो उन्होंने प्रिजाइड किया था। सरोजनी नायडू थी पहली भारतीय महिला जिन्होंने 1925 में कानपुर सेशन में जो था वो प्रिजाइड किया था। और लाहौर सेशन तो आपने 1929 का जो था वो जान लिया। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो एक और बात इंपॉर्टेंट ये बन जाती है कि जो बाबा कांसीराम थे वो कौन से जिले से संबंध रखते थे। पहला क्वेश्चन, ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। एग्जैक्टली कहाँ से संबंध रखते थे कांगड़ा जिले में, तो डाडा सिबा से जो था ये संबंध रखते थे। तो ये पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो इन्हें पहाड़ी गांधी कहकर जो था वो संबोधित किया था। ये पहाड़ी गांधी कहकर इनको 1937 में एक गर्दीवाला की एक सभा हुई थी, यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो था वो इनको संबोधित जो था वो पहाड़ी गांधी कहकर किया गया था। 2 पॉइंट याद रखने हैं, 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। ये भी आप ध्यान रखें, कहाँ से संबंध रखते थे, क्या था क्या नहीं था, वो आपने ऑलरेडी जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं की मोनेस्ट्री इन स्पीति वैली वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच सेंचुरी। तो बोलते हैं कि स्पीति घाटी की जो की मोनेस्ट्री है वो कौन से ईयर में, कौन सी सेंचुरी में जो था वो स्थापित की गई थी। जब सेंचुरी की बात की जा रही है तो पहले ध्यान रखना है कि की मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति वैली में स्थित है और स्पीति वैली की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज में से जो है वो एक है। ठीक है, और ये मोनेस्ट्री जो था वो 11वीं शताब्दी में जो था वो बनाई गई थी या फिर बनी थी। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है की मोनेस्ट्री के बारे में। कि स्पीति कह लीजिए, स्पीति का हेडक्वार्टर काजा में है और काजा भी न्यूज़ में भी था, क्योंकि स्पीति काजा की सभी महिलाओं को जो है वो जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि 1500 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, वो वहाँ पर मिलना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट या फिर कहाँ की महिलाओं को जो है सबसे पहले जो था वो 1500 रुपया देने का ये बेनिफिट जो था वो ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये स्पीति की महिलाओं को जो था वो मिला था।
अब हम बात कर रहे हैं मोनेस्ट्रीज़ की। तो हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ हैं वो तो पता ही होनी चाहिए। कौन कौन सी मोनेस्ट्री हैं? ताबो मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, और 996 AD में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। 1996 में जो था वो इसे बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ताबो मोनेस्ट्री जो है, ताबो मोनेस्ट्री, इसको जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। अगर आप हमारे शॉर्ट्स देखते हैं, क्योंकि बीच बीच में अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पर मैंने मसरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में बताया था। मसरूर रॉक कट टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमालयस कहा जाता है या फिर एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो ये हमने जो था वो वहाँ पर शॉर्ट्स में जान लिया था। शॉर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस को डेफिनेटली कवर कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक और मोनेस्ट्री है, तायूल मोनेस्ट्री, जो 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में बनी थी। डेफिनेटली ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो स्थित है। कारदंग मोनेस्ट्री, ये भी लाहौल में ही स्थित है, और ये 900 AD के आसपास जो था वो इरेक्ट की गई थी, बनाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, 900 AD के आसपास। तो और भी अगर कोई मोनेस्ट्री है इस तरह की, तो गैमूर मोनेस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैमूर मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल में ही है और 11वीं-12वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी, यही कहा जाता है इसके बारे में भी। तो लाहौल की ही हमने मोनेस्ट्रीज जानी, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं किया, हर एक मोनेस्ट्री को भी कवर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लाहौल को ही कवर किया, क्योंकि ये सेंचुरीज याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिलहाल तो की मोनेस्ट्री, एक ताबो मोनेस्ट्री, इसके अलावा जो है वो तायूल मोनेस्ट्री और कारदंग गोम्पा, ये सारे मोनेस्ट्री जो हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। तो मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हेरिटेज भी साथ में लगा देते हैं। ये मोहन हेरिटेज पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन क्या है? मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही आंसर हो जाएगा? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो स्थित है। देखो, सोलन की जब भी बात की जाती है तो एक तो मोहन हेरिटेज पार्क, ये जो है वो बड़ी चर्चा, ये जो है वो बड़ा टूरिस्ट की अट्रैक्शन जो है वो बना रहता है। दूसरा यहाँ पर जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो शूलिनी मेला है। शूलिनी मेला हमने अभी आपको बताया था कि वहाँ के जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल, उन्होंने ये कहा था कि ये जो शूलिनी मेला है, इस मेला को जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल का मेला बनाने का स्टेटस जो है वो जल्दी ही देंगे। अभी दिया नहीं है, जब देंगे तब बात होगी। और साथ में ही जो है वो शूलिनी मेला जो है, ये अभी यहाँ पर शूलिनी मेला लगेगा, स्टार्ट होगा, तो ये जून के महीने में मेला होता है, तो ये इसलिए भी जो है वो चर्चा में है। और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी पीछे जैसे चली थी कुछ यहाँ पर, शायद वो ज़्यादा नहीं थी, तो वो भी इसलिए न्यूज़ में आया। मोहन हेरिटेज पार्क ध्यान रखना है, सोलन का शूलिनी मेला ध्यान रखना है, सोलन का वन ऑफ द हाईएस्ट जो क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का वो ध्यान रखना है, चैल क्रिकेट स्टेडियम। ये चैल क्रिकेट स्टेडियम का क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। और डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौनी में जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी से रिवाइज कीजिए माइंड में और कमेंट करके बताइए। देखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, इनका महत्व तो ऐसा होता है कि जब आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे ना, फटाफट से दिमाग में पूछूंगा, आप सोचेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तो आप पता चलता है कि कितनी चीज़ें याद रख ली। पढ़ी तो सभी ने है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो सभी ने है, परंतु बात तो ये है कि जब आप बात करते हैं आंसर देने की, तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद आता भी है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, बोलते हैं पलचन रोपवे इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पलचन रोपवे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये आपने जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर भी आप क्यूजीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर क्यूज प्रैक्टिस करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 जो है इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर डेफिनेटली आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्विज मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, पीडीएफ, हर एक चीज़ मिल जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।